अपना चैप्टर है बच्चा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट कहां था? 10th क्लास के अंदर एक चैप्टर होता था पीरियोडिक टेबल, जो कि तुम्हारे सिलेबस से हटा दिया गया था। पर अगर किसी को किसी टीचर ने कराया हो, क्योंकि मैं 10th क्लास को फिर भी समझा ही रहा था ये वाला, क्योंकि ये आगे काम आता है, एटलीस्ट इंट्रोडक्शन के नाम पे तुम्हें पता होना चाहिए। तो अपने पास पीरियोडिक टेबल 10th क्लास से इंट्रोड्यूस हो गया था, और 10th से नहीं, बेसिकली हमने ये पढ़ा था 9th क्लास में सबसे पहले। याद है तुम्हें? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, या हमारे पास जो एटम एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर था, उसके अंदर हमने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पीरियोडिक टेबल को इंट्रोड्यूस कर दिया था। अब पीरियोडिक टेबल के अंदर है क्या? पीरियोडिक टेबल सबको पता है, पीरियोडिक टेबल कैसा होता है सबको पता है ना, एटलीस्ट देखा तो सबने हुआ ही है। 118 एलिमेंट हमने किसी तरीके से अरेंज करके रख दिए हैं। अब वो पहली बात तो हमने नहीं रखे हैं, भगवान लोग हैं, साइंटिस्ट लोग, जो सदियों से चलती आ रही थी थ्योरी, सदियों से कुछ रिसर्च चलती आ रही थी, और उन सब के अकॉर्डिंगली हर किसी ने अपने पोस्टुलेट्स के थ्रू अपने तरीके से पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई किया, और उसी तरीके से अरेंज करते करते हम आज जो पीरियोडिक टेबल यूज कर रहे हैं, जिसे कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो एक सर्टेन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पर बेस्ड है, उसको हम फॉलो करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि पीरियोडिक टेबल बना कहां से, अगर हम हिस्ट्री में चलते हैं, तो सबसे पहले 1808 के आसपास चलो पीरियोडिक टेबल बनना शुरू हुआ। सबसे पहले हमारे पास जो चीज आई बच्चे, वो आई ट्राइड्स। क्या है? ट्राइड्स, डोबिनियर ट्राइड्स। डोबिनियर ट्राइड्स क्या थे? अब डोबिनियर, हमारे पास जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था उस टाइम पे, जो केमिस्ट थे, उन्होंने बेसिकली ट्राइड्स दिए। ट्राइड्स क्या है? तीन तीन एटम्स का कॉम्बिनेशन। सबसे पहले ये क्लियर समझो, 1829 में, 1829 में, उस वक्त एटम जो था उसका एटॉमिक मास डिस्कवर हुआ था, एटॉमिक नंबर की कोई डिस्कवरी नहीं हुई थी। उस वक्त रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर नहीं हुई थी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर न्यूक्लियस के बारे में कुछ खास पता नहीं था। समझ रहे हो? तो उस वक्त जब डोबिनियर ट्राइड दिया गया था, मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत कॉमनली हम मीम्स में, हम केमिस्ट्री की बेइज्जती करने के लिए हम सीरीज में ये कहते हैं कि केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट बेसिक्स, ऑल अबाउट एक्सेप्शंस। भाई पहले गलत पढ़ाते हैं, फिर खुद बोल देते हैं गलत है, और फिर इसको डिस्कार्ड कर दो। ऐसा नहीं है, हर गलत के साथ कुछ ना कुछ एक सही चीज वो बताते गए हैं, तो वो गलत नहीं है। ये है कि उस वक्त के रिसोर्सेज के हिसाब से वो बेस्ट था। रिसोर्सेज इंप्रूव होते गए तो चीजें इंप्रूव हुई हैं। तो ये कहना गलत है कि हाँ पहले डिसाइड कर लो क्या सही है फिर पढ़ लो ये, क्योंकि आगे अगर जो फ्यूचर में हम रिसर्च करेंगे और आगे रिसोर्सेज डेवलप होते जाएंगे, तो वी नेवर नो कि जो आज हम एटम को जिस तरीके से पढ़ते हैं, एटम वैसा ना होके कुछ और निकला है। समझ में आ रही है? तो ये ध्यान रखना, कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ ये तो फालतू बात है, फिर ये तो गलत है, तो हम पढ़ क्यों रहे हैं। गलत नहीं है, हम एक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, किस किस तरीके से चीजें डेवलप हुई। तो 1829 में जब हमारे पास रेडियो एक्टिविटी नहीं डिस्कवर हुई थी पूरे तरीके से, उस वक्त स्ट्रक्चर ऑफ एटम पूरे तरीके से क्लियर नहीं था, तब डोबिनियर ने ट्राइड्स दिए थे। ट्राइड्स बेसिकली क्या होते हैं? तीन तीन एटम्स के कॉम्बिनेशन। तीन एटम्स के किस तरीके से कॉम्बिनेशन थे? उन्होंने कहा था लिथियम सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, सल्फर सिलेनियम टेरिलियम, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ये चार ट्राइड्स दिख रहे हैं। चार क्यों है? क्योंकि इससे ज्यादा ट्राइड्स वो ही नहीं दे पाए थे उस वक्त। पहली बात तो डिस्कवर्ड एलिमेंट्स कम थे, और इन ट्राइड्स के अंदर कंसेप्ट क्या है? अब ध्यान से देखो ट्राइड की कहानी क्या है। ट्राइड्स के अंदर क्या कहा गया था? उन्होंने इस तरीके से दो एटम्स को अरेंज किया, लिथियम और पोटेशियम, और इनका मास, लिथियम का 7, पोटेशियम का 39, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड किया, तो जो एवरेज मास आया फर्स्ट और थर्ड का, तो वो एक नए एटम का मास आ जाता है, जो कि सेम प्रॉपर्टी पोजेस करेगा जो लिथियम और पोटेशियम पोजेस करते हैं। अपने को पता है लिथियम क्या है? मेटल। पोटेशियम क्या है? मेटल। और दोनों हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो जो इन दोनों का एवरेज मास वाला एटम आया, वो भी हाईली रिएक्टिव मेटल, मोनोवेलेंट, जिसकी वैलेंसी 1 है, और जो कैटाइन बनेगा इलेक्ट्रॉन रिलीज करके 1। पता है सबको इनकी। और क्या? लिथियम की वैलेंसी 1 होती है, सोडियम की वैलेंसी 1 है, पोटेशियम की 1 है। उस वक्त ऑब्वियस सी बात है डोबिनियर को वैलेंसी का नहीं पता था, क्योंकि तब तक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात ही नहीं थी वहां पे। लेकिन ये जरूर था कि हाँ दीज ऑल थ्री, तीनों जो हैं ये क्या है? हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। और कैसे पता चल रहा था इनकी प्रॉपर्टी सेम है? सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड
divided by 2, that is average mass of first and third gives the mass of second element and all three possesses same property. समझ में आई है? जैसे यहां पे है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हेलोजेंस है, और क्लोरीन और आयोडीन का मास प्लस करो और 2 से डिवाइड करो तो ब्रोमीन का मास आ जाता है। क्लियर है? इस तरीके से डोमिनियर ने ट्राइड्स दिए थे। प्रॉब्लम क्या थी उस वक्त? पहली बात तो एटम ही बहुत कम डिस्कवर हुए थे, तो ये बहुत लिमिटेड से ही ट्राइड दे पाए और हमारे पास गिनके 3-4 ट्राइड्स ही थे। फिर फर्दर जब स्टडीज हुई तो उसके अंदर आया नेक्स्ट लॉ, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के अकॉर्डिंगली क्या था बच्चे यहां पे? व्हेन द एलिमेंट्स, इन्होंने क्या बोला? व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स, every 8 element had the property similar to those of first element। ये क्या बोला गया? एग्जैक्टली जब हमने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से शुरू किया, कहां से? 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, कैसे? संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और फिर संडे, सा रे गा मा पा धा नी और फिर सा। हर बार जो 8वां एलिमेंट आएगा कहीं से स्टार्ट करो, थर्सडे के बाद ब्रेक करके वापस आओगे थर्सडे पे पहुंचोगे, फ्राइडे के बाद घूम के आओगे वापस फ्राइडे पे पहुंचोगे। हर 8th एलिमेंट जो होगा, हर सुर के अंदर एक सर्टेन सुर से 8वां सुर जो वापस लगेगा वो सेम लगेगा। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था कि एवरी 8th एलिमेंट इज सेम एज द फर्स्ट एलिमेंट, वो सेम प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव था। इसके अपने तरीके के ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से एक सर्टेन रेंज के बाद डिस्कार्ड हुआ, और इसके लेकिन मेजॉरिटी ऑफ एटम्स ने जितने उस वक्त डिस्कवर थे उन्होंने काफियों ने इसके बेसिस पे मतलब बेसिकली ये जो प्लेसमेंट्स थी उनको जस्टिफाई किया था। प्लेसमेंट किन की बात करें? एटम्स की, जहां जहां उन्होंने प्लेसमेंट करी थी उसको जस्टिफाई कर रहा था ये। फिर आता है लूथर मेयर अरेंजमेंट। लूथर मेयर अरेंजमेंट में हमारे पास क्या हुआ था बच्चा? इसके अंदर है हमारे पास, हाँ जी, कौन से टाइम के? ये 1840s के आसपास 50s के आसपास ही घूम रहे हैं अभी। उसके बाद है लूथर मेयर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स विद सिमिलैरिटीज इन द प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाइड सिमिलर पोजीशन ऑन द पीक्स एंड ट्रफ्स। द एलिमेंट्स ऑक्यूपाइंग सिमिलर पोजीशन ऑन द पीक्स एंड ट्रफ्स शोज पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज। अब ये पीक्स एंड ट्रफ क्या होता है बेटा? ये एक्चुअली एक ग्राफ बनाया गया था इस टाइम पे, इनके पास जिस टाइम पे बनाया था ना, when we basically curve is plotted with atomic number versus atomic volumes। atomic number versus atomic volume का जिस टाइम पे ग्राफ बनाया गया था तो उस ग्राफ के अंदर पीक्स एंड ट्रफ ऐसे कुछ बन रहे थे बच्चा, जैसे ये ऐसे करके फिर यहां से फिर नीचे गिर रहा है फिर ऐसे, और ये जो पीक्स एंड ट्रफ है जो टॉप और बॉटम वाली चीजें हैं ये एक सर्टेन प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स को ही रिप्रेजेंट कर रही थी। तो ये बोला गया था कि जब हमने एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया तो जो पीक पे आ रहे थे, जो बिल्कुल एज पे टॉप पे आ रहे हैं वो सेम प्रॉपर्टी पोजेस कर रहे हैं, जो बिल्कुल ट्रफ के नीचे लोअर बॉटम पे फॉल कर रहे थे वो एक तरह की प्रॉपर्टी पोजेस कर रहे हैं। लूथर मेयर के बाद आता है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। इनको बहुत डेप्थ में हमने क्यों नहीं पढ़ा इससे पहले वालों को? क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं और मेनली उनके ड्रॉबैक्स थे जिनको हमने, जिसकी वजह से इनको डिस्कार्ड करते गए थे। उसके बाद आया मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल क्या था बच्चा? देखो, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंगली मतलब अपने टाइम का सबसे ज्यादा एडवांस पीरियोडिक टेबल जो था वो मेंडलीफ था। द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इन्होंने क्या बताया था बच्चा कि जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हैं? दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। अब पीरियोडिक फंक्शन का मतलब बताएगा कोई मुझे क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है? हाँ जी, कुछ टाइम के बाद रिपीट करें, एक सर्टेन टाइम के बाद, एक सर्टेन पीरियड के बाद वो वैल्यू खुद को रिपीट करेंगे। इन्होंने क्या कहा था? दैट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, दैट आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ मासेस प्रॉपर्टी विल गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ। एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वो साइकिल रिपीट हो जाएगा, सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वो प्रॉपर्टी रिपीट हो जाएगी। तो ये किन्होंने कहा था बच्चे? मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल ने। और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या है? बेसिकली मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। ठीक है, तो पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंगली क्या है? दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। देन इसके बाद अब जब उन्होंने बनाया ये बेसिकली पीरियोडिक टेबल बनाया तो उन्होंने पीरियड्स, हॉरिजॉन्टल रोज और ग्रुप्स दैट इज वर्टिकल कॉलम,
इन दो हिस्सों में उसे बांटा, हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स के अंदर, कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का बना है। इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। पहले एक बार इसके डिटेल्स को पढ़ते हैं। देखो हमारे पास सबसे पहले था क्या बचा इसमें, ड्रॉबैक्स इन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल क्या है। मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ ठीक था, लेकिन उसके अंदर ड्रॉबैक पहला कहां, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पोजीशन इस पूरे पीरियोडिक टेबल में कहीं जस्टिफाइड नहीं है। उन्होंने किया क्या है, अगर हम इसके बारे में बात करें, देखो पहले एक बार ना पीरियोडिक का ये अपना पीरियोडिक टेबल जो उन्होंने बनाया था उसको डिस्कस करते हैं। यहां से फर्स्ट से लेके 8 तक दिख रही है, ये हमने क्या कर रखा है, 1 2 3 4 8 तक आ रहा है अपने पास यहाँ पे। और हमने क्या नाम रखा हुआ है, यहां ध्यान से देखो, जो हॉरिजॉन्टल रोज है उनको क्या बोला हुआ पीरियड, और जो वर्टिकल अपने कॉलम्स है उनको क्या कहते हैं, ग्रुप। तो 8 ग्रुप्स दिख रहे हैं, और 8 ग्रुप्स के साथ यहां ये जो अपने पास पीरियड है ये कितने हैं, 6, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। लेकिन इनके अंदर भी फर्दर, फोर्थ के अंदर फर्स्ट और सेकंड सीरीज, फिफ्थ के अंदर फर्स्ट और सेकंड सीरीज, सिक्स्थ के अंदर फर्स्ट और सेकंड सीरीज, इस तरीके से ब्रेक किया। अब यहां पर आते आते एक्चुअली काफी सारे एटम्स डिस्कवर हो चुके थे, बहुत सारे तो नहीं बट फिर भी कंपैरेटिवली अपने टाइम के सबसे ज्यादा एटम्स यहां डिस्कवर्ड थे। इन्होंने क्या बोला, जब इस तरीके से इन्होंने ये पीरियोडिक टेबल अरेंज किया तो हाइड्रोजन यहां रखा गया सबसे पहले, पर ये हाइड्रोजन की पोजीशन वेल जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम इनके साथ है। लेकिन हमें ऑलरेडी पता है हाइड्रोजन तो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, तो यहां पे इसकी पोजीशन कितनी जस्टिफाइड है उसके ऊपर हमेशा हम क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। तो इसलिए पहला, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जस्टिफाइड नहीं है। दूसरा, इन्होंने क्या कहा था कि ऑल द एटम्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। किस तरीके से अरेंज करना है, बढ़ते क्रम में, छोटे एटॉमिक मास से होते हुए बड़े एटॉमिक मास तक जाना चाहिए था। लेकिन यहां बीच में कोई 2-3 चीजें ऐसी आई, यहां देख सकते हो 55.85, 58.93, 58.71, कोबाल्ट और निकल में उल्टा हो गया कि नहीं। कोबाल्ट के बाद निकल से पहले, निकल पहले नहीं आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने इस तरीके से क्यों रखा, क्योंकि ये अदरवाइज ये अपनी प्रॉपर्टीज को जस्टिफाई नहीं कर रहे थे। एक्सेप्शन पता चल रहा है। इसके अलावा भी यहां पर और भी तुम्हें मिलेंगे, जहां जहां पर कुछ पेयर्स हैं, जहां हमारा एटॉमिक नंबर, देखो टेरेरियम और ये आयोडीन के अंदर क्या है, 127.60, 126, उल्टा होना चाहिए था, है ना, उल्टा होना चाहिए था। यहां पर जो एटॉमिक मास है 126 वाला पहले आना चाहिए था, लेकिन बाद में क्यों आया, क्योंकि आयोडीन वाला इन ब्रोमीन वाली प्रॉपर्टीज के अंदर फॉल कर रहा था। तो अगर इसको इधर स्विच कर देते तो टोटली डिफरेंट हो जाता। तो ये इसके अंदर फिर एक एक्सेप्शन आ गया। ठीक है, अब इनको डिस्कस करते हैं। ये बात समझ में आ रही है, हो क्या रहा है। तो हमारे पास सबसे पहला पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, फिर आता है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स पता है सबको क्या है, एटम्स विद सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। भाई उस जमाने में एटॉमिक नंबर ही डिस्कवर्ड नहीं था, तो आइसोटोप्स को जस्टिफाई कैसे करते, इसलिए वो पोजीशंस में कभी भी कर ही नहीं पा रहे ठीक से, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक मास 35 भी है और क्लोरीन का एटॉमिक मास 37 भी है। तो ये किस वाले को कंसीडर करके करें, तो ये तो किसी एक को, क्योंकि एटॉमिक मास के ऊपर सब कुछ बेस था, तो किसी एक के मास के बेसिस पर ही वो पोजीशन एलोकेट कर रहे थे, तो दूसरे वाले को छोड़ना पड़ रहा था। तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स नहीं जस्टिफाइड हो रही थी। एवरेज मास पे भी किया तो भी तो फर्क पड़ रहा है ना। एवरेज मास अब 35, 37 और 35 का जो एवरेज मास है वो 36 आ गया, तो 35 वाले की तरफ रखे हो, 37 वाले की तरफ। वो प्रॉपर्टीज अगर 35 की पोजेस करे, 36 तो ज्यादा वाले में आएगा, फिर समझ रहे हो। तो वहां जस्टिफिकेशन नहीं आ पा रही है ना, तो वो एक को ही पकड़ के रख रहे हैं वहां पे। आगे एनामलस पेयर ऑफ सर्टेन एलिमेंट, जो मैंने अभी बताना शुरू किया था, क्या क्या था बच्चे, जैसे आर्गन इज प्लेस्ड बिफोर पोटेशियम। आर्गन का एटॉमिक मास कितना है, 39.9, पोटेशियम का 39, फिर भी आर्गन को पहले रखा गया। कोबाल्ट इज प्लेस्ड बिफोर निकल, हमने देखा ही था अभी कोबाल्ट और निकल का। तो कोबाल्ट का मास 58.95 है, निकल का 58.70 है, फिर भी कोबाल्ट को पहले रखा गया। और टेलेरियम इज प्लेस्ड बिफोर आयोडीन, वो भी हमने देखा। तो ये कुछ एक्सेप्शंस थे जिनको वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे। फिर आगे आता है सिमिलर एलिमेंट्स प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप। कुछ ऐसा हो गया था कि भाई सेम सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट अलग अलग ग्रुप में एलोकेट कर दिए गए थे। उनकी जस्टिफिकेशन नहीं थी कि अगर प्रॉपर्टी सेम है तो सेम तरीके के ग्रुप में फॉल करना चाहिए, बट वो नहीं आ रहे हैं।
तो क्या हो रहा है, अब उसके बाद आता है ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट। कुछ जगह ऐसा हो गया था कि जहां पे ये ग्रुपिंग हो रही थी वहां पे डिसिमिलर एलिमेंट्स की ग्रुपिंग आ गई, ठीक है, कहीं कहीं पे। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे। अब मेन फिर अगर इतने ड्रॉबैक्स हैं, इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था, देखो इन्होंने, दिख रहा है कहीं कहीं खाली जगह छोड़ी हुई है। उस वक्त जितने एटम्स डिस्कवर्ड थे उन सबको प्लेस किया, और कहीं कहीं पर खाली जगह क्यों छोड़ी, उन्होंने कहा था कि भाई जो एटम इस तरह की प्रॉपर्टी पोजेस करेगा या इस सीक्वेंस के एटॉमिक मास में फॉल करेगा वो एटम यहां पर प्लेस हो जाएगा। तो डायरेक्टली सिर्फ एटॉमिक मास के बेसिस पे हम उसकी पोजीशन, उसकी प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट कर सकते थे कि नहीं। तो ये बेस्ट पार्ट था इनका, और अपने टाइम का बेस्ट पीरियोडिक टेबल यही था। क्लियर बात है। अब इसके बाद है क्या, देखो द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये क्लियर है। ये there were 6 period, that is horizontal rows, and 8 groups vertical column. Out of 8 groups, first 7 are of normal element and 8 group is of transition element. इसमें एक और ड्रॉबैक, नोबल गैसेस के लिए कुछ नहीं रखा गया था। noble gases were not known at that time, so therefore no group of noble gases, है ना, उस टाइम पे डिस्कवर्ड ही नहीं थे, तो उसके लिए कोई पोजीशन भी अलग से नहीं बताई। डन है। अब मेरिट्स क्या है, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ प्रिडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट्स दैट हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। सीधी सी बात है, जो डिस्कवर नहीं भी हुए लेकिन पता है कि उस मास का कोई ना कोई एग्जिस्ट करेगा, तो वो उस तरह की प्रॉपर्टी पोजेस करेगा, तो ऑलरेडी प्रिडिक्ट हो गया था, खाली जगह छोड़ी थी जहां के लिए। एंड मेंडलीव पीरियोडिक कुड प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ सेवरल एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। सिर्फ एटॉमिक मासेस के बेसिस पे हमने उनको प्लेस किया, पता चल गया किस रो किस कॉलम में फॉल करें, उनकी प्रॉपर्टी प्रिडिक्ट हो गई, है ना। ये बात समझ में आ रही है। अगर वो उस तरीके एटॉमिक मासेस को एक बेसिस पे अरेंज करते हुए अगर वो नॉन मेटालिक कैरेक्टर वालों में आ गया, तो पता चल रहा है कि वो नॉन मेटालिक कैरेक्टर पोजेस करेगा, है ना। फिर हमारे पास आता है लिमिटेशंस ऑफ दिस लॉ। लिमिटेशंस के अंदर क्या है बच्चे हमारे पास, लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। द पोजीशन जो अपने पास क्या है ऑफ आइसोटोप कुड नॉट बी एक्सप्लेन, ये हमने अभी डिस्कस भी किया है। रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट कैन नॉट बी एक्सप्लेन, जो रॉन्ग ऑर्डर था उसको बता ही नहीं पाए थे, समझा नहीं पाए थे, रीजन क्या है। अ करेक्ट पोजीशन कुड नॉट बी असाइंड टू हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। पोजीशन ऑफ लेंथनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स मेंशन नहीं करी हुई थी। पोजीशन ऑफ 8th ग्रुप नोबल गैसेस के बारे में नहीं था। सेपरेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स नहीं किया गया था, मेटल और नॉन मेटल बीच में ही खिचड़ी में थे। लेंथनॉइड और एक्टिनॉइड जिसको नहीं पता, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए होते हैं। 4f और 5f सीरीज जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब हम देखेंगे अभी उसके अंदर दिख जाएगा। ये क्लियर है बच्चा। तो ये हमारे पास वो पीरियोडिक टेबल था। ऊपर वाले में मैंने गंद मचाया हुआ था बहुत ज्यादा हाइलाइटर यूज करके, ये नॉर्मल है, ठीक है। क्लियर बात है। ये याद नहीं करना है तो घबराना नहीं, लेकिन ये पता होना चाहिए कितने पीरियड्स थे, किसके और एक्सेप्शंस क्या है, स्पेसिफिकली ड्रॉबैक और इसका लॉ पता होना चाहिए। क्लियर है बच्चा। अब इसके बाद हमारा अब होता है बच्चे चैप्टर शुरू। यहां से मेन जो हमारा रिक्वायर्ड पीरियोडिक टेबल है जो हम यूज करते हैं वो स्टार्ट हो जाता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता क्या है, पहले इसका प्रिंसिपल क्या है। इसमें कहा गया था दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। अब एटॉमिक नंबर डिस्कवर हो चुके थे और डिस्कवर होने के बाद धीरे धीरे पता चला कि जितनी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, एटॉमिक नंबर पे, ना कि एटॉमिक मास पे। और अब एटॉमिक नंबर पे है तो आइसोटोप्स का भी कंसेप्ट खत्म हो गया, क्योंकि आइसोटोप्स क्या थे, एटम्स विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर अगर हमें पता है तो आइसोटोप्स तो एक ही एटॉमिक नंबर वाले होंगे। और इसी के बेसिस पे जो अनॉमलीज थी मेंडलीव के अंदर, जो डीमेरिट्स थे या मतलब जो चीजें वो समझा नहीं पा रहे थे, वो चीजें यहां पे करेक्ट कर दी गई। अब है क्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब इसमें ना एक चीज समझना बहुत ध्यान से, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है सबको। पीरियोडिक टेबल देखो जिसको आता है, जिसने थोड़ा बहुत याद करा हुआ है या जिसको थोड़ा बहुत जिसने पहले पढ़ा था 10th में, उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जिसने नहीं भी पढ़ा है उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पक्का आती होनी चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस करी है ना। कौन से वाली, मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, जो क्वांटम नंबर्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2 2s2 वाली।
और उसके अलावा जो हमने बचपन में पढ़ी, बचपन मतलब 10वीं तक वाला बचपन हमारा, उसमें हमने क्या पढ़ा था, 288 वाला, 2 8 18 32 वाला कंसेप्ट। अब जो 288 वाला है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंगली गलत नहीं है। हम आज तक उस 288 को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो 100% गलत नहीं है। वो एक कंसेप्ट को समझाता है, लेकिन पूरे तरीके से मॉडर्न कंसेप्ट को, ऑर्बिटल के कंसेप्ट को नहीं समझाता। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, ये बोहर मॉडल ऑफ एटम के अकॉर्डिंगली और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के अकॉर्डिंग दोनों को जस्टिफाई करता है। ये समझो जरा ये बना कैसे। अगर एक बार तुम्हें समझ में आएगा तो उसके बाद तुम्हारे लिए पोजीशंस और बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंगली चीजें याद रखना आसान हो जाएंगी। शुरू करते हैं हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। 1 का मतलब ये इलेक्ट्रॉन कहां आएगा, पहली शेल में। अगर न्यूक्लियस यहां है तो पहली शेल यहां बनी, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। हाँ जी सर ये फिर मतलब कि अरेंज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बाद दोनों के अकॉर्डिंग ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम बाद में आया, बल्कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पहले बनना शुरू हो गया था। मॉडर्न कंसेप्ट जो अपना क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम है, ये तो काफी लेट पहुंचे हम यहां तक तो ना, ये पहले बनना शुरू हो चुका था, लेकिन ये उसके भी अकॉर्डेंस में है। अब देखो जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, 1 का मतलब क्या हुआ, पहली शेल। अब पीरियोडिक टेबल को एक बार ध्यान से देखोगे अगर, तो ये बता क्या रहा है, अब समझना जरा। जब पीरियोडिक टेबल देखा, पहले पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ रिलेट करेंगे। हाँ जी हाँ जी। तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर है क्या, पहले एक बार इसको डिस्कस करें। तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के अंदर 18 ग्रुप्स हैं। 18 ग्रुप्स कौन कौन से, यहां से शुरू करो, एक है ना, यहां से शुरू कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके 18 तक है ना। 18 ग्रुप्स हैं। ये कौन से हैं, जो वर्टिकली स्टैंडिंग लाइंस हैं, तो 18 ग्रुप्स हैं। और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, ये दो जो हैं ये बीच में ही है, इनको अलग मत गिनना, ये 9 नहीं है, ये 1 2 3 4 5, छठे के अंदर ये ग्रीन वाली आ गई और 7वें के अंदर ये आ गई। ये लेंथनॉइड्स हैं और ये एक्टिनॉइड्स इसी के पार्ट हैं। तो 7 पीरियड और 18 ग्रुप्स हैं। अब 18 ग्रुप और 7 पीरियड के अकॉर्डिंगली अगर देखोगे इस पीरियोडिक टेबल को, अगर मैं मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के अंदर हमने एंगुलर या एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पढ़ा था, जो कि हमारे पास टाइप ऑफ ऑर्बिटल दैट इज एस पी डी और एफ ऑर्बिटल के बारे में बता रहा था। ये एस ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, ये डी ऑर्बिटल है और ये दो एफ ऑर्बिटल। अब ये हैं कैसे, उसको अभी जज करते हैं। पहले अगर हम बोहर और मॉडर्न दोनों को रिलेट करते चलेंगे, हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन, पहली शेल में इकलौता इलेक्ट्रॉन, डन है। फिर आता है हीलियम। हीलियम क्या होता है बच्चा, हीलियम ऐसा होता है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे न्यूक्लियस के पास। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे तो एक बात बताओ जरा, सेम शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं। अब इसको समझना, मैं क्या करा रहा हूं, ये बहुत आगे का टॉपिक है जो मैं साथ में इन्वॉल्व, मतलब साथ में लेके चलूंगा, साथ में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। साइज, वेरिएशन ऑफ साइज। अगर मैं न्यूक्लियस हूं, मेरे पास यहां एक बच्चा है, इसने क्या किया, मुझे फीस दी, दैट इज प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज, खुद वो नेगेटिव था इलेक्ट्रॉन। तो इस फीस की वजह से मेरे अंदर शक्ति आई, मैंने उसको अट्रैक्ट कर, लालची आदमी, मैनेज कर लेना। क्या है बात, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे अंदर पावर कहां से आई, न्यूट्रॉन, मतलब बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की वजह से। एक प्रोटॉन ने एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया सेम डिस्टेंस पे। अब क्या हुआ, अब एक और बच्चा आता है, सेम अमाउंट ऑफ फीस देता है, दैट मींस एक प्रोटॉन की जगह 2 प्रोटॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2। एक बात बताओ, जहां एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स, अगर सेम डिस्टेंस पे 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव होंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगी कि नहीं, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगी तो साइज डिक्रीज होगा। समझ में आइए, सेम शेल में अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जाएंगे और हर इलेक्ट्रॉन के बदले में एक प्रोटॉन भी न्यूक्लियस के अंदर ऐड हो रहा है विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, तो नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है कि नहीं। इन शब्दों पे ध्यान देना, क्योंकि पेपर में आंसर यही लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे वहां पे कि सुमित शर्मा लालची आदमी, प्रोटॉन बड़े फीस देंगे। क्या लिखोगे, नेट
effective nuclear charge per electron increases as the electrons are added in the same shell within the same atom, and hence due to that attractive force the size of the atom decreases when we goes from hydrogen to helium. तो हीलियम का साइज हाइड्रोजन से छोटा समझ में आया क्यों है? अब मैंने हाइड्रोजन यहां बनाया है, हीलियम बिल्कुल एंड पॉइंट पे, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन वहां है और हीलियम बिल्कुल यहां है। हीलियम यहां क्यों है? क्योंकि हीलियम के पास नोबल गैस की तरह पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, हीलियम के पास 2 ही है। अगर मैं मॉडर्न एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखूं तो इसकी 1s1, इसकी 1s2, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे, 2 ही हैं, 1s2 फुली फिल्ड हो गया। अब इसमें एक एक्सेप्शन क्या आया है वो बताता हूं। मैंने अभी क्या बोला था, ये s ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, हीलियम के पास p ऑर्बिटल का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है, दिख रहा है? तो पहला एक्सेप्शन यहां से शुरू। हीलियम नोबल गैसेस की कैटेगरी में हमने रखा है क्योंकि उसका आउटर मोस्ट शेल फुली फिल्ड है, लेकिन वो p ऑर्बिटल नहीं है, ये ध्यान रखेंगे सारे। अब हाइड्रोजन हीलियम के बाद आता है लिथियम। अब देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3। अगर एटॉमिक नंबर 3 के हिसाब से मैं पुरानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या आएगा बच्चा? 2 और 1। न्यूक्लियस के पास पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और अगली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, हुआ कि नहीं? लिथियम है कहां पे? लिथियम हाइड्रोजन के बिल्कुल नीचे। पहली शेल थी हाइड्रोजन में, कितना था? 1 शेल थी, उसमें इलेक्ट्रॉन्स थे। हीलियम में जैसे ही वो दूसरे पीरियड में पहुंचा 2 शेल्स आ गई, आई कि नहीं? अगर सेकंड पीरियड में आया तो 2 शेल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। यहां क्या था? 1s1, यहां क्या है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2s1 है, तो s में ही, तो दोनों s ऑर्बिटल हुए, दोनों सेम 1s1 2s1 में आए। अब अगर मैं इससे आगे चलूं, लिथियम के बाद क्या आ रहा है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं Be के लिए लिखूंगा तो कितना आएगा? 2 और 2, या 1s2 2s2। अब ये 2s2 वाला नोबल गैस क्यों नहीं बना? इसमें 2 आ सकते थे, क्योंकि 2s वाले में सेम डिस्टेंस पर 2p ऑर्बिटल भी तो अवेलेबल है। 1 के लिए सिर्फ 1s अवेलेबल था, लेकिन 2 के लिए 2s और 2p दोनों अवेलेबल है कि नहीं? नहीं। एक बात बताओ, जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी सीखी तो हमने क्या किया? जब n की वैल्यू 1 थी, l की वैल्यू क्या थी? 0, ऑर्बिटल कौन सा बना? 1s। लेकिन जब n की वैल्यू 2 थी तो l की वैल्यू 0 और 1 आई, तो एक बार आएगा 2s और एक बार आएगा 2p। तो जब 2s 2p दोनों भरेंगे तो नोबल गैस बनेगा कि नहीं? सिर्फ एक भरने से थोड़ी ना नोबल गैस बन जाएगा ना, जितने ऑर्बिटल से फुली ऑक्यूपाइड होंगे, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी, तभी तो वो नोबल गैस बनेगा। इसलिए 2s2 वाला नोबल गैस नहीं बनेगा। ये बात समझ में आई है? क्लियर है ये दक्ष बच्चे? सुना नहीं? पक्का समझ में आ गया ना बच्चे सबको ये? तो इसीलिए अब ये हमारा 1s2 2s2 करके नोबल गैस नहीं है, लेकिन इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन से में? 2s में। अगर ये 2s2 में है, कहां है? 2s2 में, तो ये देखो लिथियम से आगे वाले में चला गया, क्योंकि ये किस था? किसके लिए था? 1s, ये था 2s, ये 2s2 है, 2s1 के लिए यहां था। मैं एक बार यहीं बेरिलियम को छोड़ के एक बार पहले डाउन द ग्रुप आते हैं, ऊपर से नीचे ग्रुप्स को डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाइड्रोजन समझ में आ गया, लिथियम समझ में आ गया। लिथियम के बाद क्या लिखा है बच्चे यहां पे? देखो जरा, लिथियम के बाद क्या है हमारे पास? सोडियम, एटॉमिक नंबर 11। अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर मैं 11 के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊंगा 281, कितनी शेल हैं? 1 2 3। हाइड्रोजन के लिए 1 शेल, लिथियम के लिए 2 शेल, सोडियम के लिए 3 शेल। सोडियम के बाद आता है पोटेशियम, कितनी होनी चाहिए? 4 शेल होनी चाहिए। एटॉमिक नंबर 19, 2 8 10 और 8 18 और 1 19, हुआ कि नहीं? अगर सोडियम के बाद में देखो, सोडियम के बाद क्या है? रुबिडियम, कितनी होनी चाहिए? 5 शेल होनी चाहिए। रुबिडियम के बाद है सीजियम, कितनी होनी चाहिए? 6। और लास्ट है फ्रेंशियम, कितनी होनी चाहिए? 7। और 7 के बाद हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये हमारे सातों के सातों जो पीरियड्स हैं वो इंक्लूड हो गए। तो पीरियड बेसिकली क्या बता रहे हैं? नंबर ऑफ शेल।
किस शेल में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लाई करता है वो पीरियड बताता है। अगर वो फर्स्ट पीरियड में लाई कर रहा है तो उसका आउटर मोस्ट शेल पहली शेल के अंदर ही आ गया, सेकेंड पीरियड में लाई कर रहा है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में आएगा, थर्ड पीरियड में लाई कर रहा है तो उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में, एंड सो ऑन। अब मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, एक और चीज पे ध्यान देना, ये पता चल गया बच्चे, समझ में आ रही है। अब मैं इसको मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपना जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है उसके हिसाब से लिख रहा हूं। देखो हाइड्रोजन का क्या बचा, 1s1, लिथियम का क्या है 1s2 2s1, फिर सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1, पोटेशियम का क्या आएगा, दिख रहा है ये कुछ कुछ चल के 4s1, रुबिडियम का क्या आएगा 5s1, सीजियम का क्या आएगा 6s1, फ्रेंशियम का क्या आएगा 7s1। किसी को दिक्कत? तो ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बता रहा है कि कौन से पीरियड में लाई करता है। और जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ ये है, ये दिख रहा है ये सबके लिए सेम है, ये हमें क्या बता रहा है, ये कौन से ग्रुप में लाई कर रहा है, कौन से ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में। S1 फर्स्ट ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। लॉजिक समझ रहे हो? दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जस्टिफाई कर रही हैं ये चीजें। अब अगर मैं इसके अंदर, ये थोड़ा सा आइडिया लग रहा है ना बच्चे किस तरीके से पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, 7 ग्रुप्स 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स जस्टिफाइड है। अब 18 किस तरीके से जस्टिफाइड है? अगर मैं मान लो मैं किसी को पकड़ता हूं रैंडम, मान लो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहता हूं। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूं, एटॉमिक नंबर 17 2 8 और 7, कितना बना 2 8 10 और 7 17, 17 बना कि नहीं? तो ध्यान से देखो, पहली बात तो इसका ग्रुप कौन सा है, 17th ग्रुप, 17th ग्रुप में लाई कर रहा है। ये एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली नहीं है, ये कैसे आ रहा है, जब हम ग्रुप नंबर लिखते हैं तो हमारे पास ग्रुप नंबर में आउटर मोस्ट शेल में देखो कौन सा है। टोटल जब हम बात कर रहे हैं ना यहां से आते हुए आउटर मोस्ट शेल में जो ये 17th ग्रुप है हमारे पास, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7। और अगर मैं इसको मॉडर्न कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग लिखूं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p7 और सॉरी 3p क्या बना 3p5 बना के नहीं बन रहे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 17 बन गया। और अगर 3p6 होता तो नोबल गैस बन जाता। तो 3p5 कहां आ रहा है यहां पे, इसका मतलब ये क्या होगा 2p5 3p5 4p5 6p5 ऐसे चलेगा कि नहीं, एक एक नीचे नीचे आता जाएगा और सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट होती जाएगी। फ्लोरीन के अंदर आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के अंदर 7, ब्रोमीन के अंदर 7, आयोडीन के अंदर 7, अगर मैं 288 वाले कंसेप्ट से लिखता तो। और अगर मैं इसके तरीके से लिख रहा हूं 1s2 2s2 ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के अकॉर्डिंगली, तो हमारे पास हर बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी np5। n क्या होगा 2 3 4 5 6 7। पता चल रहा है सबको? तो विजुअलाइज कर पा रहे हो चीजों को कि मतलब क्या बन रहा है यहां पे पीरियोडिक टेबल के अंदर। चलो अब अपना चैप्टर स्टार्ट करें। थोड़ा सा इंट्रो पता चल गया सबको, है ना? ये ठीक है। अब हमारे पास क्या है ग्रुप 18 पीरियड 7 पीरियड हमारे पास 7 और हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे पीरियड को बताता है। यहां तक ठीक है बच्चा? इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू पता चल गया। हर बच्चे को यहां तक एटलीस्ट रीड करके आना और मिनिमम 30 तक एटॉमिक नंबर बच्चे याद होने चाहिए, मिनिमम 30 तक सबको आते होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय।